नमस्कार। स्वागत है आपका। देखिए, आज हम क्लास 8 की जो साइंस होती है हमारी, उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसे समझेंगे विस्तार में। क्लास 8 की साइंस जो है उसे हम विस्तार में समझेंगे, उसके संक्षिप्त रूप को समझेंगे। ठीक है, देख के चलिए। जो हमारी क्लास 8 की साइंस है उसमें 13 चैप्टर दिए गए हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 13 चैप्टर दिए गए हैं ये, और इनमें से आज हम जो बात करेंगे वो 4 चैप्टर की बात करेंगे। मानव निर्मित वस्तुओं तक, कार्बन और उसके यौगिक, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, खनिज व धातु, मानव निर्मित वस्तुएं, बल व दाब। इससे आगे के जो चैप्टर हैं इन्हें हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि विस्तृत चैप्टर है, इसलिए एक ही वीडियो में 15-20 मिनट में क्लियर नहीं हो पाएगा पूरा डाटा, और बड़ी वीडियो हम बनाना नहीं चाह रहे, शॉर्ट में समझना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम 3 वीडियो में से कवर कर लेंगे, पहली और दूसरी में फिर 4 कर देंगे, और तीसरी में फिर 4, तो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से पूरी क्लास 8 की वो 1 घंटे 20-20 मिनट के करीब वीडियो बनेगी, तो 1 घंटे में कवर कर देंगे हम बस। ठीक है, तो देखिए चैप्टर हमारा जो पाठ्यक्रम स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। आपको बताते चलें, पहला चैप्टर जो है कार्बन और उसके यौगिक हैं। ठीक, कार्बन और उसके यौगिक हैं। आपको बता दें कि कार्बन जो है हमारा वर्तमान में 118 तत्व पाए जाते हैं, तो कार्बन एक तत्व है हमारा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। देखिए, कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन की उपस्थिति सजीव व निर्जीवों में, कार्बन यानी सजीवों में भी पाया जाता है और निर्जीवों में भी पाया जाता है। ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक, बात आती है कार्बन और उसके यौगिक। तो देखिए, जिन पदार्थों के साथ कार्बन मिला होता है, जिन पदार्थों के साथ कार्बन मिला होता है वे कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक, तो यहाँ समझ में आ रहा होगा कार्बन और उसके यौगिक। तो कार्बन जिन जिन के साथ होता है वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए चूना पत्थर ले लीजिए, हैं, चूना पत्थर जिसे खड़िया कहते हैं या संगमरमर कहते हैं, इसका सूत्र होता है कैल्शियम CO2, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चूना पत्थर ले लीजिए, खाने का सोडा ले लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, और धावन सोडा ले लीजिए, सोडियम कार्बोनेट। तो ये सभी क्या है, कार्बनिक यौगिक हैं। ठीक, और सभी सजीवों में कार्बन और उसके यौगिक पाए जाते हैं, ये सीधी सी बात है। अच्छा, अगला चलते हैं हम यौगिकों के साथ उपस्थित होना। तो कार्बन यौगिक के साथ उपस्थित है। कार्बन यौगिक सभी सजीवों में, भोजन में, वसा में, विटामिन में, औषधियों में, निश्चित प्रतिपूर्ति में, प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक, सल्फेटिक, इन सभी में उपस्थित होता है कार्बन। ठीक है, तो यहाँ आपका कोई सवाल नहीं बनना चाहिए जी। अब देखिए आगे बात करते हैं थोड़ा जी। अब प्रकृति में कार्बन की उपलब्धता, प्रकृति में कार्बन की उपलब्धता क्या है, तो इसे समझिए। प्रकृति में जो कार्बन है 2 प्रकार का मिलता है, क्रिस्टलीय होता है और एक अक्रिस्टलीय होता है ना। ये कार्बन का अपर रूप। अपर रूप क्या होता है, जिन पदार्थों के रासायनिक गुण एक समान व भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं वे सभी उस पदार्थ के अपर रूप कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से कार्बन के भी अपर रूप हैं। ठीक है, और इसके 2 अपर रूप हैं, एक क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप में जो है हीरा व ग्रेफाइट आता है। अक्रिस्टलीय रूप में लकड़ी का कोयला, चारकोल, कोक, ये सभी अक्रिस्टलीय में आते हैं। अच्छा, अब देखिए कार्बन के विभिन्न रूपों की उपयोगिता। तो देख, क्रिस्टलीय हो या अक्रिस्टलीय हो, सभी का उपयोग होता है। ग्रेफाइट का पता है, कच्ची पेंसिल बनाने में उपयोग किया जाता है। हीरे का उपयोग कहाँ होता है ये आपको पता ही है, लकड़ी का कोयला और ये चारकोल वगैरह, ये सब ऊर्जा उत्पन्न करने में इनका उपयोग होता है, हैं। तो अब देखिए, अब बात करते हैं हम कार्बनिक रसायन का परिचय। कार्बनिक रसायन का परिचय, इसकी बात करते हैं। तो कार्बनिक रसायन क्या है, कार्बनिक रसायन क्या है, इसे समझिए आप। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन रसायन शास्त्र की जिस भाषा में किया जाता है, ठीक है, वो कार्बनिक रसायन कहलाती है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। ये आप आगे चल के विस्तार में जानेंगे इसको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन
है क्या। वैसे यहाँ इतना समझ लीजिए कि कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन रसायन शास्त्र की जिस शाखा में किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। बस तो ये क्लियर हो गया हमारा कार्बनिक रसायन क्या है। अब बात करते हैं हम हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। तो देखिए, कार्बन तथा हाइड्रोजन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन तत्वों के रासायनिक संयोग से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, यानी कार्बन प्लस हाइड्रोजन के योग से जो यौगिक बनते हैं वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ दिया है आपको, देखिए हाइड्रोकार्बन, मीथेन और ईथेन, ये हाइड्रोकार्बन है ना। तो मीथेन का सूत्र क्या होता है, सूत्र पूछना। मीथेन, मेथेन क्या होता है, देखिए मेथेन होता है CH4, CH4। ठीक है, मेथेन होता है। आप करेंगे कि मेथेन, चलो तो CH4 होता है, यानी इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है ना, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है C तो H, इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। चलो इन सबको हटाते हैं पहले। कोई नहीं, अब देखिए थोड़ा आपको समझाते चलें विस्तार में। हमारा CH4 होता है हमारा मेथेन। ठीक है, CH4 ये हो गया मेथेन। और अगला एग्जाम्पल क्या था, मेथेन थे एथेन। ठीक है, इनकी संरचना क्या है तो इसे भी समझते चलिए आप कि मेथेन की तो ये होगी C2H6, ये होती है एथेन की। C यानी इनमें सब में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ये मेथेन हो गए, एक इधर उधर। और इसमें क्या है, इसमें जो है आपका सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या होती है वो 6 होती है। तो यहाँ समझ लीजिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एथिलीन व एसिटिलीन का संरचना सूत्र है। एथिलीन व एसिटिलीन का संरचना सूत्र क्या होता है, इसका होता है आपका, देखिए एथिलीन जो होती है हमारी वो होती है C2H4, है ना, C2 और H4। और एसिटिलीन जो होती है हमारी वो होती है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो C2H2। ठीक जी, तो यहाँ ये क्लियर हो जाता हमारा। अब देखिए, अब अगला कौन सा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये भी समझ लिया हमने। अब बात करते हैं, कार्बन ईंधन का आवश्यक अवयव है। ठीक है, कार्बन ईंधन का आवश्यक अवयव है क्योंकि इसके बिना तो ईंधन है ही नहीं है। तो ये ईंधन के स्रोत क्या है, ईंधन के स्रोत देखिए कोयला, पेट्रोल, लकड़ी, केरोसिन, बायोगैस, ये सभी ईंधन के स्रोत हैं। पेट्रोलियम ईंधन तथा अन्य उत्पाद का प्रमुख स्रोत है ना, पेट्रोलियम ईंधन तथा अन्य उत्पाद का प्रमुख स्रोत है। चलो अब पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन संगठन शोधन। पेट्रोलियम का मतलब संगठन कैसे, मतलब उसे इकट्ठा किया जाता है, शोधन किस प्रकार से किया जाता है, तो ये इसमें समझाएगा। उपयोगिता, कच्चे माल के रूप में इसे उपयोग किया जाता है। उपजात पेट्रो रसायन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। कोल जानते हैं आप, कोल यानी कोयला। ठीक है, इसे पत्थर का कोयला को कोल कहते हैं, ये सवाल आपको समझना आना चाहिए। पत्थर के कोयला को कोल कहते हैं। ईंधन, कोल ईंधन और उसके अन्य उत्पादों का दूसरा स्रोत कोल एक जीवाश्म ईंधन और इसकी प्राप्ति। ठीक है, इसकी प्राप्ति क्या है, जीवाश्म ईंधन है, ये खनिजों में प्राप्त होता है, खानों में। ठीक है, कोल के प्रकार, अब कोल के कितने प्रकार हैं आपको बताते हैं। कोल 3 प्रकार का होता है, यानी पत्थर का कोयला जो 3 प्रकार का होता है। भूरा कोयला जिसे लिग्नाइट कहते हैं, इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 38% होती है ना। कोल के प्रकार, कोल की गुणवत्ता, उसमें उपस्थित कार्बन की परसेंटेज, तो कार्बन कितना होता है 38% होता है। दूसरा होता है टाइप इसका कोल का डामर कोयला। एक भूरा कोयला हो गया जिसे लिग्नाइट कहते हैं, डामर कोयला हो गया बिट्यूमिनस कहते हैं। और बिट्यूमिनस में जो है कार्बन होता है वो 65% होता है ना। और हमारा तीसरा आता है कोल का प्रकार एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में 96% कोयला होता है।
ठीक है। ज़्यादातर हम उपयोग में जो है इसे बिट्यूमिनस को करते हैं, ठीक है, बिट्यूमिनस को यूज करते हैं और यही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें 65% कार्बन की मात्रा होती है। कोल तार, कोल गैस, चारकोल की प्राप्ति, चारकोल का उपयोग कहाँ उपयोग होता है, इसका रसायनों के निर्माण में कोक का उपयोग, ईंधन के रूप में, दहन प्रक्रिया, दहन हेतु आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी होती हैं। देखिए दहन हेतु क्या 3 परिस्थितियाँ हैं। तो पहला दहन पदार्थ होना चाहिए, यानी जलाने के लिए हमारी लकड़ी होनी चाहिए, है ना। 3 परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं, एक तो दहन पदार्थ होना चाहिए और दूसरा है हमारा कि ऑक्सीजन होनी चाहिए, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कोई भी ईंधन जल नहीं सकता। और तीसरा पदार्थ के दहन ताप तक पहुंचाने के लिए ऊष्मा होनी चाहिए। कोई भी गीली चीज़ तो जलेगी नहीं, और जलेगी तभी वो जब इतनी वो ऊष्मा मिल जाए उसे कि वो जलने योग्य हो जाए, ठीक है। अब ये खत्म होता है। अगला हमारा चैप्टर जो स्टार्ट है वो है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, है ना। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए ऊर्जा के विभिन्न स्रोत क्या क्या हैं। पौधों एवं जीवों से प्राप्त भोजन सजीवों को ऊर्जा प्रदान हेतु, यानी पौधों और जीवों से प्राप्त जो भोजन होता है वो सजीवों को ऊर्जा देता है। और सूर्य, ईंधन, विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, ये सभी मतलब ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। तो सीमित ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है कि सीमित ऊर्जा के स्रोत हैं, क्योंकि ये खानों से मिलते हैं तो ये फिर सीमित हैं। खान तो भाई सीमित ही रहेंगे, इसलिए असीमित ऊर्जा स्रोत जैसे वायु, वायु तो हमेशा चलती रहती है तो वायु तो असीमित ऊर्जा का स्रोत होगी। जल, सूर्य, ज्वार भाटा, ये सभी असीमित ऊर्जा के स्रोत हैं, क्योंकि जो ज्वार भाटा डेली आता है, तो डेली आता है ये दिन में 2 बार, 24 घंटे में 2 बार, तो ये हमेशा चलेगा, ये आज भी चल रहा है, फ्यूचर में भी चलेगा, ठीक है। तो ये असीमित ऊर्जा के स्रोत हो गए। अब वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत, विकास और उपयोग। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं और विकास, देखिए सोलर कुकर, ये सभी सोलर कुकर से ऊर्जा का संरक्षण किया है। सौर सेल, सौर जल ऊष्मक, सौर ऊर्जा, पवन चक्की, ज्वार भाटा, जैविक पदार्थ आदि की ऊर्जा पर आश्रित युक्तियाँ हैं, ये सभी इन युक्तियाँ, ठीक है, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में ऊर्जा संकट हल करने में सहायक, ठीक है। अब नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा के बारे में समझ लीजिए कि नाभिकीय ऊर्जा, देखिए आपने पिछली कक्षाओं में ये बात पढ़ी होगी कि किसी परमाणु का द्रव्यमान उसके सघन नाभिक में होता है, यानी किसी भी परमाणु का द्रव्यमान उसके सघन नाभिक में उपस्थित होता है। और जब किसी बाहरी परमाणु जैसे कि यूरेनियम है ना, यूरेनियम का नाभिक हल्के नाभिकों में टूटता है, जब हम इसे हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है इसे, तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, और इस क्रिया को नाभिक विखंडन कहते हैं, ठीक है, नाभिकीय विखंडन। तो इसे समझ लिए, नाभिकीय बहुत आगे चल के आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि आगे की कक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और विस्तार में समझा गया है। तो नाभिकीय विखंडन क्या है कि नाभिकीय विखंडन भारी परमाणु जैसे यूरेनियम के नाभिक हल्के नाभिकों में टूटता है तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, और इसके लिए क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को ही नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। आपको बताते चलें कि हमारे देश में कल्पक्कम जो तमिलनाडु में, तारापुर में जो महाराष्ट्र में है, कोटा जो राजस्थान में, और नरोरा उत्तर प्रदेश में जो है, ये सभी नाभिकीय विखंडन के ऊर्जा के घर हैं, ठीक है। तो ये परमाणु घर हैं, है ना जी। तो यहाँ ये बात कंप्लीट होती है, ठीक है। अब हमारे जीवन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता जीवन के अस्तित्व, भोजन पकाने, प्रकाश उत्पन्न करने, यातायात, उद्योग धंधे में उपयोग किया जाता है। ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, बढ़ती ऊर्जा की मांग को पूरा करने में सहायक, उचित डिजाइन की युक्तियों का उपयोग और उनका रखरखाव ऊर्जा बचत सहायक है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बातें थी इसमें। अच्छा, तीसरा चैप्टर जो हमारा है वो है खनिज एवं धातु। खनिज धातु की बात करते हैं। खनिज, आप कहें खनिज पदार्थों के रूप में पृथ्वी की भूप्रपटी से प्राप्त होते हैं, पृथ्वी की जो भूप्रपटी होती है उससे प्राप्त होते हैं ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्ष अधिक मात्रा में, सरलता से व कम लागत में हो जाता है, वो अयस्क होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये बात कंप्लीट हो जाती है, ठीक है।
देखिए खनिज प्राकृतिक रूप में धरातल पर, पृथ्वी के गर्भ सागर में, महासागर में, ये वहाँ से प्राप्त होते हैं। खनिज के स्रोत वो बनने की प्रक्रिया में पृथ्वी करोड़ों वर्ष पहले कोई उथल पुथल हुई थी, जब से ये खनिज बने थे। तो अयस्क के बारे में आपने समझा कि ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में, सरलता से व कम लागत में हो जाता है, वो अयस्क होते हैं। ठीक है, सभी अयस्क खनिज हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ठीक, अब भारत में खनिज की उपलब्धता। तो देखिए भारत में काफ़ी खनिज, जैसे कि लोहा धातु है एक, और ये हेमेटाइट इसका अयस्क है। हेमेटाइट अयस्क से इसे निकाला जाता है, और ये अयस्क बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा, और दूसरा मान लीजिए हमारा, देखिए सोना। ठीक है, सोना ले लीजिए। सोना क्या है कि सोना मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु है। ठीक है, और ये मुख्यतः कोलार खान यानी कर्नाटक से प्राप्त किया जाता है, और आंध्र प्रदेश से ये मेनली मिलता है। तो यहाँ पर ये बात हमारी ख़त्म हो जाती है इसके बारे में। अच्छा, और तीसरी बात देखिए अयस्क में क्या है, इसी प्रकार कैल्शियम धातु को चूना पत्थर अयस्क से निकाला जाता है, जो संगमरमर के रूप में राजस्थान व मध्य प्रदेश में मुख्यतः मिलता है। तो अयस्क तो यहाँ पर होता है। और देखिए किसी अयस्क में एक से अधिक धातुओं का होना, तो एक अयस्क में एक से अधिक भी धातुएं पाई जा सकती हैं। जैसे पीबीएस में देखिए सीसा भी हो गया और सल्फर भी हो गया, तो इस प्रकार से दो दो धातुएं मिल जाती हैं जी। अच्छा, इनका निष्कर्षण के चरण, सांद्रण। अब निष्कर्ष कैसे किया जाता है, देखिए जो अयस्क मिलता है हमारा, तो वो शुद्ध तो धातु, उसमें से धातुएं निकाली जाती हैं, तो वो किस प्रकार से निष्कर्ष किया जाता है। तो देखिए सांद्रण क्या है कि सांद्रण यह अयस्क के निष्कर्षण की पहली मतलब प्रथम विधि है। ठीक है, जिसमें अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों, जैसे मिट्टी हो, कोई कंकड़ हो, पत्थर हो आदि को अलग किया जाता है। अयस्क का सांद्रण अशुद्धि के अनुसार 3 तरह से किया जा सकता है। पहला देखिए आपका गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है ना, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। यदि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि धातु से हल्की हो तो इस विधि का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या होता है कि यदि अयस्क में चुंबकीय अशुद्धि पाई जाती है, तो फिर इसका फैन एक प्लवन विधि होती है, फैन प्लवन विधि। ठीक है, तो फैन प्लवन विधि का उपयोग वहाँ करते हैं सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करना हो। तो ये सांद्रण की बात आ गई। अब निस्तापन की बात आती है, निष्पादन की। ठीक है, तो अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करने पर धातु ऑक्साइड में बदलने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। जारण या फिर भर्जन, ये क्या होता है, देखिए जारण की बात सुनिए पहले। जारण क्या है, अयस्क को वायु की उपस्थिति में, निस्तापन को किया जाता है वायु की अनुपस्थिति में, और जारण को किया जाता है वायु की उपस्थिति में। उसके गलनांक से नीचे जब गर्म किया जाता है तो धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। बस यही था। अच्छा, प्रगलन क्या है, प्रगलन क्रिया से ना गलने वाली अशुद्धि को दूर किया जाता है। और क्या है प्रगलन में, ठीक है। और फिर शोधन, उसके बाद विद्युत विश्लेषण किया जाता है उसका, हैं। और फिर पिग आयरन और इस्पात यानी कच्चा लोहा और इस्पात के बारे में समझाया। धातुओं के भौतिक गुण क्या क्या है, देखिए कठोरता, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा पारा को छोड़ करके, आप याद रखिएगा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम Mg, व पारा को छोड़ करके सभी धातुएं, यानी 4 हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और पारा को छोड़ करके सभी धातुएं कठोर होती हैं। ठीक है, धातुएं भंगुर भी होती हैं, ठोस भी होती हैं, है ना। तो आपको बता दी कौन सा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, पारा को छोड़ के सभी धातुएं। अच्छा, ये बात हमारे समझ में आई। चलो अब बात करते हैं चमक की। तो धातुएं चमकीली होती हैं। आघात वर्धे यानी पीटने पर उनमें फैलने का गुण पाया जाता है। तन्य, वो धातुएं तनती हैं। ठीक है, जैसे अब सोना है, सोने में देखिए, सोने का देखिए क्या है कि 1 ग्राम सोने से ना 2 किलोमीटर तक का तार खींचा जा सकता है। तो इस प्रकार से धातुएं तन्य होती हैं। ऊष्मा विद्युत
की सुचालक होती हैं। धातुओं के रासायनिक गुण क्या क्या है? धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, पहली बात, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। और सोडियम व पोटेशियम धातुएं कमरे के सामान्य ताप पर क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, और इसीलिए हम इनको ना मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो यहाँ से ये बात आती है, ठीक। चलो यहाँ ख़त्म होता है। और धातुओं का घरेलू उपयोग, ठीक, धातुओं का संरक्षण, तो इस प्रकार संरक्षण किया जाता है। अगला बढ़ते हैं, अगला है देखिए तीसरे में क्या है, तीसरे चैप्टर में ये है, तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे खनिज। खनिज क्या है, चलो अब खनिज से बात करते हैं। तो देखिए खनिज, ये पृथ्वी के धरातल में खनिज कहाँ, पृथ्वी के धरातल पर मिलते हैं खनिज, ठीक है, चट्टानों में, इस प्रकार से। खनिज प्राकृतिक रूप में पृथ्वी धरातल पर, पृथ्वी के गर्भ में, सागर महासागर में यहाँ पर मिलते हैं। खनिज के स्रोत और बनने की प्रक्रिया पुरानी है, ये काफ़ी साल पहले पृथ्वी के उथल पुथल के कारण कुछ जीव जंतु दब गए होंगे और उनके धीरे धीरे प्रक्रिया में खनिज बने। अयस्क, अयस्क के बारे में हमने दूसरे चैप्टर में आप विस्तार से समझ चुके होंगे अयस्क के बारे में। सभी अयस्क खनिज हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ये बात ध्यान दीजिए। किसी अयस्क में एक से अधिक धातुओं का होना, किसी भी अयस्क में एक से अधिक धातु हो सकती हैं। भारत में खनिज की उपलब्धता, अयस्क से धातु का निष्कर्षण है, तो वही है सब सेम, ठीक है ना। निष्कर्षण के चरण क्या क्या हैं? निष्पादन, शोधन, विद्युत विश्लेषण, पिघारण, इस्पात, धातुओं के भौतिक गुण, तो ये वही रिपीट हो जाता है। अगला हमारा चैप्टर आता है चौथा, लास्ट चैप्टर है, ठीक है। चौथे में क्या है देखिए, मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग, वस्त्र, भवन निर्माण, घरेलू, कृषि कार्य, औषधि के रूप में है। और संश्लेषित रेशे, संश्लेषित रेशे के बारे में देखिए, संश्लेषित वे रेशे जो पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं और मानव निर्मित होते हैं, वे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं, जैसे नायलॉन, डेक्रोन, रेयॉन, टेरिलॉन आदि, ठीक है। संश्लेषित रेशों के गुण, इनके गुण क्या हैं? इनके धागों से बने कपड़े अधिक मजबूत व टिकाऊ होते हैं, इन पर सूती कपड़ों की अपेक्षा, ठीक है, कम सिकुड़न आती है और जल्दी सूख जाते हैं ये। संश्लेषित रेशों से बने कपड़े सूती की अपेक्षा जल्दी आग पकड़ लेते हैं। इनमें कपास व ऊन मिलाकर के टेरीकोट व टेरी वूल, टेरीकोट तो सुना होगा ना आपने, टेरीकोट व टेरी वूल ये बनाया जाता है इस पर, ठीक। तो ये हो गया यहाँ पे मृतिका। अब देखिए, अब बात करते हैं संश्लेषित रेशे हुई, सावधानी क्या है इनसे, मतलब ये जल्दी आग पकड़ लेते हैं इसलिए दूर रखना चाहिए। प्लास्टिक, प्लास्टिक दो प्रकार की होती है देखिए, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो प्लास्टिक है क्या? असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों जैसे एथिलीन, एसिटिलीन आदि के उच्च अणुभार के बहुलक होते हैं प्लास्टिक, ठीक है। कांच क्या है? कांच धातुओं की सिलिकेटों का मिश्रण होता है। कांच से स्टार्ट होता है, कांच के प्रकार, कांच है क्या कि कांच एक धातुओं की सिलिकेटों का मिश्रण होता है, यहाँ ये बात। और कांच का औद्योगिक निर्माण। मृतिका, मृतिका क्या है? मतलब आपने देखा होगा कि मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं, जो पक्की मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं कच्ची के, फिर उन्हें आग पर पकाया जाता है, तो इस प्रकार वो मृतिका बन जाते हैं। उसके उपयोग क्या है? तो आप मिट्टी के बर्तनों का उपयोग तो जानती हैं, दावतों में हर जगह, काफ़ी जगह इनका उपयोग किया जाता है। अच्छा, मृदु कठोर, ये मृतिका में मिट्टी व चीनी मिट्टी, तो चीनी मिट्टी, जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं वो मिट्टी के ही समान होते हैं, मिट्टी के ही बने होते हैं, ठीक है। मिट्टी को उच्च ताप पर पकाकर मृतिका प्राप्त करना, उच्च ताप पर ही पका करके तो मृतिका प्राप्त की जाती है। मिट्टी का कोई चीज़ बनाई और फिर उस उच्च ताप पर पकाया, उसके बाद मृतिका बनती है। मृतिका पर चमकदार तह चढ़ाकर इसे जल रोधक बनाया जाता है। मृतिका वस्तुओं को रंगीन बनाने हेतु रंगीन धातु युग्मों को मिलाना, है ना, उसमें मिलाए जाते हैं। मृतिकारक शिल्प, खपरेल, मिट्टी के बर्तन, ईंट, कप प्लेट, ये सभी मृतिका के बनाए जाते हैं। साबुन बनाने की विधि, अब देखिए साबुन की बात आती है तो साबुन को समझिए। साबुन है, साबुन यानी कि सोडियम, कौन सा है, हमने पहले पढ़ा था ये, ठीक है, तो वहाँ से ये बात समझ लीजिए। हाँ, तो आपको बताया ना, धावन सोडा जो कहते हैं हम, सोडा साबुन, खाने, एक तो खाने का सोडा है धावन सोडा, या तो सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र होता है साबुन। बनाने की विधि क्या है?
गुण कठोर और मृदु जल में, ठीक है। उपयोग अपमार्जक डिटर्जेंट को कठोर मृदु जल दोनों में उपयोग किया जा सकता है। उर्वरक एवं रोगाणुनाशक, तो पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो भी होते हैं वो उर्वरक कहलाते हैं। उर्वरक में क्या आता है, नाइट्रोजन आती है आपकी, फास्फोरस आता है और पोटेशियम आता है, तो ये याद रखिएगा बस। रोगाणुनाशक सामान्य उपयोग एवं चयन, तो यहाँ इस प्रकार से 4 चैप्टर तक यहाँ पर हम ये बात समझे। अगले वीडियो में देखेंगे 5 से रिलेटेड बल एवं दाब, ठीक है। और इस प्रकार से अगले में 6, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां इन चैप्टर के बारे में जानकारी लेंगे। और फिर उसके बाद 3rd वीडियो आएगा हमारा, उसमें से वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक संक्षिप्त वीडियो लेंगे जो पूरी फुल विज्ञान जिसमें आपको मतलब जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलो थैंक यू भाई देखने के लिए। अच्छे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ भी, और लाइक जरूर करें, ठीक है।